यूनान के राजदूत ने भारत सम्राट के गुरु, राष्ट्र नीति के संचालक चाणक्य की विद्वत्ता, कूटनीतिज्ञता तथा सादगी की बात सुनी तो उनसे भेंट करने चल पड़ा। चाणक्य की कुटिया गंगा के किनारे थी। वह राजदूत तलाश करता हुआ गंगा तट पर पहुंचा। उसने देखा एक वरिष्ठ व्यक्ति गंगा में नहा रहा है। थोड़ी ही देर बाद वह निकला। उसने पानी का घड़ा उठाया, अपने कंधे पर रखा और चल दिया। राजदूत ने कहा, क्यों भाई, मुझे आचार्य चाणक्य के निवास स्थान का पता बताओगे? उसने घास फूस से निर्मित कुटी की ओर हाथ से संकेत कर दिया। राजदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री का निवास पूछा था और उसने कुटिया की ओर इशारा कर दिया। भला प्रधानमंत्री कुटिया में क्यों रहने लगा? विश्वास नहीं हुआ। काफी देर खड़ा रहा, सोचा और कोई दूसरा निकले तो पूछूं। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति गुजरा। उसने उससे वही प्रश्न दोहराया। श्रद्धासिक्त भरे स्वर में उसने कहा, सामने जो कुटिया दिख रही है, आचार्य उसी में रहते हैं। चलो देख लेते हैं। सोचकर उसके कदम कुटिया की ओर मुड़ गए। यूनान के राजदूत ने कुटिया के पास पहुंचकर देखा, कुटिया का द्वार खुला है। एक कोने में थोड़े से बर्तन रखे हैं। एक किनारे पर जल का वही घड़ा जो गंगा से कुछ देर पहले लाया गया है, एक चटाई और मोटे मोटे ग्रंथों का संग्रह। इस सबके बीच कुछ और था। वह था सांवला व्यक्ति जो टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में कुछ लिख रहा था। मैं प्रधानमंत्री चाणक्य से मिलना चाहता हूँ, राजदूत ने कहा। आवाज ने ध्यान भंग किया। लिख रहे व्यक्ति ने लेखनी रखी। जल रहे दीपक से दूसरा दीपक जलाया, पहला बुझा दिया। इस कार्य को करते उसके मुख से शालीन वाणी निकली, स्वागत है अतिथि आपका, मुझे ही चाणक्य कहते हैं। राजदूत के नेत्र आश्चर्य से खुले रह गए। इस व्यक्ति से तो अभी अभी स्नान के बाद भेंट हो चुकी थी। लंबी सी चोटी, साधारण सी धोती पहने, लेखन में मग्न, किसी देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है। स्वावलंबन का यह अनोखा जीवन कि पानी तक स्वयं भर कर लाता है। जी उजूरी करने वाले नौकरों चाकरों का नामो निशान नहीं। फर्नीचर, अलमारियों का सर्वथा अभाव। वह खड़ा देखता रह गया। फिर भी कुछ पूछना बाकी था। उसने कहा, एक बात पूछना चाहता हूँ, ये दीपक जलाने बुझाने का क्या रहस्य है? रहस्य कुछ नहीं, आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले वाले में राजकोष का तेल था और दूसरे वाले में मेरी आय का। आपकी आय का स्रोत क्या है? पुस्तकों के लेखन और अध्यापन से गुजारे भत्ते का ले लेता हूँ। छात्र जो देते हैं उसमें से आवश्यक अंश लेकर बाकी गरीब छात्रों के लिए खर्च कर देता हूँ। ओह, तो गुजारे के लिए भी राजकोष पर निर्भरता नहीं? और कोई जिज्ञासा है? नहीं, आपकी जीवन प्रणाली ने मेरी सारी जिज्ञासाएं समन कर दी आचार्य। मैं धन्य हुआ। यूनानी राजदूत ने श्रद्धा से अपना मस्तक चाणक्य के आगे झुकाया। जब वह अपने देश से लौटा तो लिखा, भारत में राष्ट्र निर्माण का रहस्य मिला। राष्ट्र निर्माता वही बन सकता है सादगी और संयम जिसके जीवन के अविभाज्य अंग हो। जो भी देश और समाज जब कभी उन्नत करेगा, ऐसे ही निर्माताओं के बल पर करेगा। अतीत का गौरव पुनर्स्थापित हो, इसको गढ़ने के लिए ऐसा ही राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वयं को गढ़ना होगा। मुस्लिम सल्तनत के समय सुल्तान महमूद का दरबार कवियों और कलाकारों के लिए अच्छा शरण स्थल बना हुआ था। उन दिनों प्रायः प्रत्येक राजा महाराजा अपने दरबार में कवि रखा करते थे जो उनके शौर्य, पराक्रम और उदारता की मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर गीत बनाकर गाया करते थे। राजा महाराजा अपने प्रशस्त गीत सुनकर बड़े प्रसन्न होते और कवियों को पुरस्कार भी देते थे। एक प्रकार से उन लोगों के लिए यह एक व्यवसाय ही बन गया था। सुल्तान महमूद के प्रसिद्ध राज दरबार में भी एक शायर थे जिनका नाम था सनाई। सनाई उच्च कोटि के शेर और गजलें लिखते थे, परंतु वे होती सब सुल्तान की प्रशंसा में थी। प्रायः वे सुल्तान की प्रशंसा में नए नए शेर गाते, गजलें लिखते और राज दरबार में गाकर सुनाते। इसके बदले में उन्हें पुरस्कार भी खूब मिलता और सम्मान भी। प्रतिष्ठा और पुरस्कार ने उन्हें गर्वोन्नत भी कर दिया था। एक बार की घटना है, उन्होंने सुल्तान की प्रशंसा में कुछ शेर लिखे। उन्हें सुनाने के लिए वे राज दरबार की ओर चले। मार्ग में एक मदिरालय था, उसमें कोई शराबी
शराब पी रहा था। प्रायः ही लोग वहां शराब पीते, उनका ध्यान कदाचित ही उस ओर जाता। उस दिन उनके पैर अनायास ही ठिठक गए। कारण था, अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। कोई पियक्कड़ साथी से कह रहा था, सुल्तान महमूद के अंधेपन की गमजोई में ला एक पैगाम दे दे। साकी कह रहा था, बेवकूफ, कोई सुन लेगा तो तेरा सर सीधा कलम हो जाएगा। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? मौत को दावत नहीं, सच बात कह रहा हूँ। इसमें भेजा क्या है? सुल्तान अंधा नहीं तो क्या है? अंधेपन की क्या निशानी देखी तूने सुल्तान में? साकी ने पूछा। उस पीने वाले ने कहा, बहुत कुछ देखा है। सुल्तान के पास सुख से रहने के लिए किसी बात की कोई कमी नहीं है। उसके पास धन है, दौलत है, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जो चीजें उसके पास हैं उन्हें ही और बटोरने के लिए वो पड़ोसी राज्यों पर हमले करता है, वहां लूटमार मचाता है, हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारता है। ये अंधापन नहीं तो और क्या है? तनाई वहीं खड़े खड़े ये सब सुनते थे और विचार करने लगे। अंदर से फिर वही आवाज आई, ला एक और जाम दे। सनाई की बेवकूफी पर अब तो साकी को चिढ़ सी आ गई। सनाई के कान भी खड़े हो गए ध्यान से सुनने के लिए। साकी कह रहा था, तुमने ये क्या बकवास लगा रखी है? सनाई जैसे उम्दा शायर के लिए तुम्हें ये बोलते शर्म नहीं आती? मानता हूँ दोस्त, सनाई बहुत उम्दा शायर है, पीने वाला कह रहा था, परंतु उस सा बेवकूफ भी दुनिया में खोजे नहीं मिलेगा। वह कागज को रंगता भर है, जबकि मालिक ने उसे बहुत बड़ा हुनर दिया है। वह नहीं जानता कि खुदा ने उसे क्यों पैदा किया और वह उसकी दी हुई काबिलियत को अंधे सुल्तान की तारीफ करने में ही खर्च कर रहा है। शराबी की इन बातों को सुनकर तनाई राजकवि, जिसे साकी निरी बकवास ही समझ रहा था, सनाई की आंखें खुल गईं। उनके हृदय में जैसे तीर से चुभने लगे हों और वो उल्टे पांव घर लौट गए, वापस अपने घर। सुल्तान की प्रशंसा में उन्होंने जो नए शेर तैयार किए थे उनको रास्ते में ही फाड़कर फेंक दिए थे। बहुत देर तक ही नहीं, 2-4 दिनों तक जब सनाई दरबार में नहीं आए तो सुल्तान ने खबर भेजी। संदेशवाहकों ने वापस आकर जो कुछ कहा उसने सभी को सकते मिला दिया कि सनाई घर पर नहीं है। बाद में पता चला कि सनाई अमुक स्थान पर फकीर के वेश में रूहानी अर्थात आध्यात्मिक गीत गाते हुए देखे गए हैं। बात उन दिनों की है जब रूस में जार अलेक्जेंडर का शासन था। उसके व्यक्तिगत निवास में बहुत थोड़े और विश्वसनीय लोग ही पहुंच सकते थे, इसलिए कितने ही रहस्य ऐसे थे जो औरों तक कभी प्रकट ही नहीं हो सके। एक दिन प्रसा के राजदूत बिस्मार्क जार से भेंट करने उनके महल पर गए। बिस्मार्क जहां बैठे थे उसके ठीक सामने खिड़की पड़ती थी, जिससे बहुत पीछे तक का बाहरी दृश्य भी वहां से अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। बिस्मार्क ने देखा कि बहुत देर से एक राइफलधारी संतरी मैदान में खड़ा है, जबकि रक्षा करने जैसी कोई वस्तु वहां पर नहीं है। शांति काल था, इसलिए सैनिक गश्त जैसी कोई बात भी नहीं थी। बड़ी देर हो गई, तब बिस्मार्क ने जार से ही पूछ लिया, यह संतरी क्यों खड़ा है? जार को स्वयं भी नहीं पता था कि संतरी वहां किस बात का पहरा दे रहा है। जार ने अपने अंगरक्षक सेनाधिकारी को बुलाया और पूछा, यह संतरी इस पीछे के मैदान में किस लिए नियुक्त किया जाता है? सेनाधिकारी ने बताया, सरकार ये बहुत दिनों से ही यहाँ खड़ा होता चला आ रहा है। जार ने थोड़ा कड़े स्वर में कहा, यह तो मैं भी देख रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि संतरी यहाँ किस लिए खड़ा होता है? जाओ और पता लगाकर पूरी बात मालूम करो। सेनाधिकारी को कई दिन लगे तो ये पता लगा। चौथे दिन सारी स्थिति स्पष्ट हुई। तब वह पुनः जार के सम्मुख उपस्थित हुआ और उसने जार को संपूर्ण बात विस्तार में बताई। उसने कहा, सरकार, पुराने सरकारी कागजात देखने से पता चला कि 80 वर्ष पहले महारानी कैथरीन के आदेश से एक संतरी वहां खड़ा किया गया था। बात यह थी कि एक दिन जब वे घूमने के लिए निकली तब इस मैदान में बर्फ जमा थी। सारे मैदान में एक ही फूल का पौधा था और उसमें एक बहुत सुंदर फूल खिला हुआ था। कैथरीन को वह फूल बेहद सुंदर लगा, सो उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल वहां एक संतरी खड़ा करने का आदेश दिया। इस तरह वहां संतरी खड़ा करने की परंपरा चल पड़ी। 80 वर्ष हो गए, न किसी ने आदेश को बदला
न किसी ने उसकी आवश्यकता अनुभव की, सो उस स्थान पर व्यर्थ ही पहरेदारी बराबर चलती आ रही है। जार को गुस्सा भी आया और हंसी भी। गुस्सा इसलिए कि परंपराओं का निरीक्षण न होने से यह व्यर्थ खर्च ही होता रहा, और हंसी इसलिए कि पहले तो एक ही फूल था, पर 80 वर्ष से तो इस मैदान में अच्छी घास भी नहीं है। न जाने संतरी किसकी रखवाली कर रहा है। कहानी आज समाप्त नहीं हो गई, वरन सही कहानी अब प्रारंभ होती है, और वह यह है कि समाज में आज स्वयं दहेज, पर्दा प्रथा, जाति पात, ऊंच नीच, मृतक भोज स्वस्थ परंपरा के रूप में प्रचलित किए गए थे, अब अंध परंपरा बन चुके हैं। वर्तमान परिस्थितियों में न तो उनकी आवश्यकता है और न उपयोगिता। फिर भी न तो कोई यह देख रहा है कि यह परंपराएं आखिर किस उद्देश्य से बनी थी, और न ही कोई उन्हें मिटाने का साहस कर रहा है। हम व्यर्थ ही उपहास और अपव्यय के पात्र बने, उन्हें अपने छाती से वैसे ही चिपकाए हैं जैसे रूस का वह बिना कारण संतरी का पहरा। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, आपने जो उपयुक्त कहानियां सुनी, इन कहानियों के पीछे कोई न कोई एक सार्थक उद्देश्य होता है। आप निश्चित ही इन उद्देश्यों को समझ करके इस पे अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे और अपने जीवन को उत्तम से उत्तमोत्तम बनाने का प्रयास करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इस कहानी को आगे गुसारित करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।